एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के कीवर्ड्स डिस्कस करे थे कि भाई अगर ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपकी केस स्टडी में आते हैं, ये हिंट्स आपकी केस स्टडी में आते हैं, तो इन वर्ड्स को देखते ही समझ जाना इस केस स्टडी के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो उन कीवर्ड्स की हेल्प से आप बहुत इजीली केस स्टडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी केस स्टडी के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में आया है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, लिमिटेशंस, जो क्वेश्चन आपसे पूछे वो लिखना है। तो आज हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के कीवर्ड्स डिस्कस। शुरू करते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। कभी भी कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ आता है कि ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर को बताती हैं कि भाई मैनेजर को किस तरह से डिसीजंस लेने हैं, जो मैनेजर के बिहेवियर को गवर्न करती हैं कि भाई मैनेजर का बिहेवियर कैसा हो, उन जनरल गाइडलाइंस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कहीं पर भी अगर ये लाइन लिखी हुई दिख जाए कि जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजमेंट के बिहेवियर को गवर्न करती हैं, जिनकी हेल्प से मैनेजर्स डिसीजंस लेते हैं, तो समझ जाना यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, भाई यूनिवर्सल एप्लीकेबल इसे बोला जाता है परवेसिव। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? परवेसिव होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं कुछ फेल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज। अगर लिखा हुआ आता है एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज, काम को डिवाइड करना पर्संस की कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दी है उतनी ही बंदे को पावर भी देना, यानी कि अथॉरिटी भी देना। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में एक क्लियर एग्रीमेंट कि भाई उसे क्या काम परफॉर्म करना है, और अगर उसने सही से काम नहीं करा या फिर अगर उसने कोई रूल्स ब्रेक करे तो यहाँ पर पेनल्टी भी लगती है, और पेनल्टी भी सब पर एक जैसी लगती है। इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बना रहे। ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली, सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर्स लेना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स, वन यूनिट वन प्लान, एक यूनिट का एक ही प्लान। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स, सब एक ही डायरेक्शन में चले, ऐसा नहीं कुछ वर्कर्स इधर जा रहे हैं, कुछ वर्कर्स इधर जा रहे हैं, कुछ ये काम कर रहे हैं, कुछ वो काम कर रहे हैं। तो सबके एफर्ट्स के अंदर क्या हो? एक यूनिटी हो, एक यूनिट का एक ही प्लान हो। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रायोरिटी टू बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट टू पर्सनल बेनिफिट। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को प्रायोरिटी देना, उन्हें आगे रखना, पर्सनल बेनिफिट्स को प्रायोरिटी ना देना। ये कौन सा प्रिंसिपल है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फेयर वेजेस देना, सबको फेयर सैलरी देना, टाइम टू टाइम उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट भी होना, इसे बोला जाता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स लें, और जो रूटीन डिसीजंस हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स भी ले सकते हैं। इसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कहीं पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो समझ जाना ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन। शॉर्टकट इन स्कैलर चेन, इसी स्कैलर चेन, इसी फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी, फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो शॉर्टकट है, क्यों होता है? ताकि अर्जेंट मैसेजेस जल्दी से पहुंच सके। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम इस शॉर्टकट को यूज करते हैं और इसका नाम है गैंग प्लैंक। राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल। हर पर्सन के लिए और हर मटेरियल के लिए एक प्रॉपर जगह होना कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पर हमारे वर्कर्स रहेंगे, इस पर्टिकुलर जगह पर ये टूल्स रहेंगे, ये औजार रहेंगे, ये इक्विपमेंट्स रहेंगे। तो हर चीज जगह पर होना। राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल, कभी भी कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो समझ जाना बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, नेशनैलिटी एक्सेट्रा। किसी भी बेसिस पर, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, लैंग्वेज हो, नेशनैलिटी हो, किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना, कोई भेदभाव ना होना, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।
प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देना, उनका जल्दी जल्दी ट्रांसफर ना करना, उन्हें जल्दी जल्दी जॉब से ना निकालना, उन्हें टर्मिनेट ना करना, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। टेकिंग फर्स्ट स्टेप, भाई आगे बढ़ के कोई काम करना, दैट मीन्स इनिशिएटिव, बहुत बार यूज में आता है बिजनेस स्टडीज में। टीम स्पिरिट डेवलप करना, आई को वी के साथ में रिप्लेस करना, आई यूज ना करना, वी यूज करना, टीम स्पिरिट दैट इज एस्पिरिट दी कॉर्प्स। तो ये क्या थे आपके फेयोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इन कीवर्ड्स को देखते ही समझ जाना यहां पर ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लग रहा है। अब आ जाओ भाई टेलर के प्रिंसिपल्स पर। यूज ऑफ लॉजिक्स एंड साइंस, किसी भी चीज के अंदर लॉजिक्स यूज करना, साइंस यूज करना, सारे डिसीजंस को बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत ही सोच समझ के लेना। नॉट टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशंस, इंट्यूशंस के बेसिस पर डिसीजन ना लेना कि भाई हमें ऐसा ख्याल आया या हमें ऐसा लगा, हमारे मन ने ऐसा कहा तो हम लोगों ने ये डिसीजन ले लिया। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिसीजंस ना लेना, बल्कि डिसीजन लेते टाइम पे लॉजिक्स का ध्यान रखना, साइंटिफिकली सोचना, सोच समझ के डिसीजंस लेना, इसे बोला जाता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हमारे टेलर के प्रिंसिपल्स का फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन, भाई वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों का दिमाग थोड़ा सा चेंज हो। वर्कर्स जो हैं वो बात बात पर स्ट्राइक्स ना करें, वही जो मैनेजर्स हैं वो भी वर्कर्स के साथ में कंपनी के गेन्स को शेयर करें। अगर कंपनी ने कुछ अच्छा करा है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो मैनेजर्स इस चीज के लिए वर्कर्स को भी प्रेज करें कि भाई इसके अंदर वर्कर्स का भी एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, अगर इसे ही हम और बड़ा कर दें तो मिलता है हमें कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर शुड नॉट क्लोज ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। भाई अगर एम्प्लॉइज कुछ अच्छे सजेशंस दे रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, तो मैनेजर्स को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए, उन्हें अपने एम्प्लॉइज की बात सुननी चाहिए। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल होना चाहिए मैनेजमेंट का, यानी कि मैनेजर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज को ऐसा समझे कि एम्प्लॉइज उनके बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। तो ये है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वर्कर्स ट्रेनिंग इज असेंशियल। ट्रेनिंग सेशंस, अगर हम बात करते हैं कि भाई वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। तो ये है हमारे टेलर का फोर्थ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। वर्कर्स का इतना डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के लिए उनका डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी के लिए उनका डेवलपमेंट हो। अब बात कर लेते हैं भाई टेलर की कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स की भी। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी एक्टिविटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है हर एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। रिड्यूस द लाइन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स को कम कर देना। स्टॉप द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स हुज डिमांड इज नॉट इनफ। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, उनकी सेल को वहीं कम कर देना, उनकी सेल को रिड्यूस कर देना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो 100 तरह के डोसा सेल करता है, जब उसने मार्केट को एनालाइज करा तो उसे पता चला भाई 100 में से मार्केट के अंदर सिर्फ 15 डोसास की ही डिमांड है, बाकी 85 तरह के डोसास की कोई डिमांड नहीं है। तो भाई उसने अपने प्रोडक्ट्स को कम करा, उसने बाकी के 85 डोसास को एलिमिनेट करा, अब वो 15 तरह के डोसा ही बेचता है 100 में से। तो जब हम हमारी प्रोडक्ट लाइन को कम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट के अंदर इतनी डिमांड नहीं है, जब उनकी सेल को हम कम करते हैं, इसे बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब, हर जॉब के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देना कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब को तो हमें इतने टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है, इसे बोला जाता है टाइम स्टडी। क्या कहते हैं? टाइम स्टडी। Eliminate unnecessary and wasteful movements so that it takes less time to perform a job. Eliminate unproductive movements. देखो unnecessary या फिर wasteful movements को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर अगर आता है, मान लो गेट पर एंटर हुआ है और फैक्ट्री की जो उसकी वर्क प्लेस है उसको वहां तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लग जाती हैं, तो भाई ये क्या है? एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है यार, फालतू के 10 मिनट वेस्ट हुए। मान लो वॉशरूम बहुत दूर है, बार बार अगर वो वॉशरूम जाता है तो वॉशरूम जाने में उसे 15-20 मिनट खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह की अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कम करना, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना, ताकि वो जॉब पर ज्यादा ध्यान दे सके, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज कम हो, इसे बोला जाता है मोशन स्टडी। क्या कहते हैं? मोशन स्टडी। जब बात होती है रेस्ट इंटरवल्स की, जो बीच में टाइम इंटरवल्स आते हैं ताकि एम्प्लॉय रेस्ट कर सके, खाना खा सके, तो जब रेस्ट इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी की बात होती है कि कितने रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए, कितने कितने ड्यूरेशन के देने चाहिए, 10 मिनट के, 20 मिनट के, तब हम बात कर रहे हैं फैटीग स्टडी की। किसकी? फैटीग स्टडी की। सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी।
ऐसे मेथड को सिलेक्ट करना जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, उस स्टडी को बोला जाता है मेथड स्टडी। क्या कहते हैं? मेथड स्टडी। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। भाई प्लानिंग फंक्शन अलग करो, एग्जीक्यूशन फंक्शन अलग करो। प्लानिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन के लिए अलग डिपार्टमेंट। जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, काम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर वही लोग प्लानिंग करने लग जाएंगे तो फिर हौच पौच हो जाएगी। तो प्लानिंग अलग लोग करेंगे, एग्जीक्यूशन का काम अलग लोग करेंगे। ये है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या? फंक्शनल फोरमैनशिप। फिर है पेमेंट टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स विद डिफरेंट रेट्स। भाई एफिशिएंट वर्कर्स को अलग पे करना, वही इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग पे करना। मतलब पे करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा करा है तो आपको ज्यादा पे मिलेगी, प्रोडक्शन कम करा है आपको कम पे मिलेगी। इसे बोला जाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये हम लोगों ने कर ली हमारे चैप्टर नंबर 2 की केस स्टडी सारी की सारी कवर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कीवर्ड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।